बिहार विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी, विश्व संवाद केंद्र के सचिव डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री मणिकांत ठाकुर जी, हमारे तीनों हमें जिन हमारे प्रतिभाशाली पत्रकारों को, 2 पत्रकार और 1 फोटो जर्नलिस्ट, जिनको आज सम्मानित किया गया है, और यहाँ कक्ष में बहुत ही मूर्धन्य व्यक्ति बैठे हुए हैं। श्री मोहन सिंह जी हैं, दूसरे विमल जी हैं, देवी और सज्जन। मुझे आपके इस कार्यक्रम में, जहां आद्य पत्रकार देव ऋषि नारद स्मृति कार्यक्रम उनके नाम पर सम्मानित किया गया है पत्रकारों को, और जिसमें चर्चा के लिए विषय रखा गया है राष्ट्रीय अस्मिता और समकालीन चुनौतियां, उसके लिए उसमें आपके साथ सम्मिलित होकर मुझे बहुत बहुत खुशी है। मुझे याद आता है कि 1982 में मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में जूनियर मिनिस्टर था, उप मंत्री था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पत्रकारों की कई संस्थाएं हैं, तो मुझे नाम याद नहीं, लेकिन उनका अखिल भारतीय सम्मेलन बिजनौर में हुआ। वहाँ मुझे उन्होंने आमंत्रित किया 1982। मेरी उम्र भी 31 साल थी उस वक्त। तो मैंने वहाँ, मुझे याद आ गया कि जो मैंने वहाँ कहा था, और जो मैं समझता हूँ कि आज भी पूरी तरह लागू होता है। मैंने कहा कि 2 प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें किसी भी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है। एक, अगर मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं तो सिवाय इसके कि मैं भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 साल की उम्र होनी चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी क्वालिफिकेशन, योग्यता निर्धारित नहीं की गई। इसी तरह अगर मैं पत्रकारिता करना चाहूँ तो भी किसी योग्यता का निर्धारण नहीं। अब तो बहुत इंस्टीट्यूट खुल गए और बहुत ही कोर्सेज आ गए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके नौजवान बच्चियां, बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन उस जमाने में कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं। आज भी इंस्टीट्यूट होने के बाद भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी इसमें रुचि है और उसके पास कोई योग्यता, जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर्मल ना हो, तो भी उसको अधिकार है कि वो रजिस्ट्रेशन करा के पत्रकारिता कर सकता है। लेकिन मैंने वहाँ कहा था कि जहाँ पर कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई, वहां सबसे ज्यादा योग्यता की आवश्यकता, सबसे ज्यादा योग्यता की आवश्यकता। और योग्यता कैसे आती है?
और चीजें मैं बाद में कहूंगा, लेकिन पहले चूंकि आद्य ऋषि आपने कहा है, आद्य पत्रकार नारद ऋषि को, तो वो पहले मैं उनके बारे में बात करता हूँ कि क्या उन्होंने उनके जैसा हम कितना सब कुछ पढ़ते हैं अपनी किताबों में, क्या उनका ज्ञान है? जो कोई ये कहना चाहे कि ये कहानियां हैं, उनको कहने का पूरा अधिकार है, मैं उसको चुनौती नहीं दे रहा। लेकिन जिसे हम अंग्रेजी में मिथ कहते हैं, जिसे मिथ्या असत्य को नहीं कहा जाता, श्लोकार्धेना प्रवक्ष्यामि यदा बंता गिरंथा कोटिशा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा नापरा। मिथ्या को खुद आदि शंकर ने सदा सद कहा है। जो सत्य नजर आए लेकिन सत्य ना हो, जो असत नजर आए लेकिन असत ना हो, जो निरंतर परिवर्तनशील, तो जिन्हें जो कहना चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन दुनिया में शायद ही कोई राष्ट्र ऐसा हो जो इस आधार पर अपने आदर्श और मूल्य न स्थापित करता हो, अपने प्रेरणा स्रोत को तलाश न करता हो। तो वो पत्रकार से ज्यादा मुझे लगता है कि नारद ऋषि, जिसे हम कह सकते हैं कि आज अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल, जो हमें उपलब्ध हैं, जिनसे हम कहते हैं कि आके किसी, हम जाते हैं उनके पास या वो आते हैं और वो किसी भी विषय पर जो हमारे मस्तिष्क में जो प्रश्न पैदा होते हैं उसका समाधान देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यहाँ मुझे याद आता है कि उनके जैसा ज्ञानी पुरुष, ये छांदोग्य उपनिषद में है ये कहानी छोटी, उनके जैसा प्रज्ञावान ज्ञानी व्यक्ति सनत कुमार के पास जाता है, और सनत कुमार वो हैं जिनकी छवि मासूम बालक की, और उनसे कहता है कि मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएं और सर्वोच्च सत्य की शिक्षा देने की कृपा करें। तो सनत कुमार उनसे कहते हैं कि पहले मुझे ये बताइए कि आप खुद क्या क्या जानते हैं, क्या शिक्षा ग्रहण की है, फिर मैं तय करूंगा कि आपको क्या और शिक्षा दी जाए। और वो कहते हैं तराती शोकम आत्मवेद, मैंने ये सुना है कि अगर आत्मविद्या प्राप्त हो जाती है तो इंसान को शोक से मुक्ति, दुखों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन मेरे दुखों, मैं तो सारी विद्याएं जानता हूँ, शास्त्र जानता हूँ, नक्षत्र शास्त्र जानता हूँ, सारे शास्त्रों का उन्होंने नाम दिया, सब जानता हूँ, लेकिन मेरा शोक खत्म नहीं होता। तो सनत कुमार उनसे कहते हैं मंत्रा विदे बास्मी ना आत्मवेद। किताबी ज्ञान शोक को खत्म नहीं कर सकता, दुखों का निवारण केवल आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है।
तो ये उनकी पहचान मेरे नजदीक। अब पत्रकारों का क्या काम है? पत्रकारों का काम है कि वो जानकारियां उपलब्ध कराएं जो घटनाएं घटित हो रही हैं। और इसमें मुझे, जब मैं अपने इतिहास के चरित्रों को देखता हूं, तो मुझे इसमें पत्रकार के रूप में जो नजर आते हैं वो संजय। हम संजय हम बच्चों के नाम भी रखते हैं संजय, बहुत से लोगों का नाम है संजय। लेकिन वो व्यक्ति जो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में होने वाली पल पल की घटनाओं की सूचना दे रहा था, उसका नाम संजय नहीं था। उसकी उपाधि या उसका प्रोफेशन पत्रकारिता। उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी परंपराएं, हमारी विरासत पत्रकार से क्या अपेक्षा करती है। भारत में जिसे हम जीत कहते हैं, विक्ट्री कहते हैं, उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ। एक विजय है और एक जय है। बाहर के शत्रु पे काबू पाना ये विजय, और जो शत्रु हमारे अपने अंदर निवास करते हैं, हमारी प्रकृति के अंदर, उन पर काबू पाने को जय कहा गया। इसलिए हमारे राष्ट्रीय, अभी हम लोगों ने अपना राष्ट्रगान पढ़ा, उसमें विजय शब्द का प्रयोग नहीं है, जय हो जय हो जय हो। और ये इतना ही नहीं, वीर वो है जो बाहर के दुश्मनों पर काबू पाए। महावीर वो है जो अपनी इंद्रियों को जीते। धर्म से विधाये नेको, ये वे प्रोक्ता महर्षि भी, स्वयं स्वयं विज्ञानम आश्रिते। धर्म की अलग अलग व्याख्याएं की गई, अपनी अपनी समझ और अपने अपने तजर्बे के अनुसार। लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करना ये सभी ने स्वीकार किया है। स्वयं स्वयं विज्ञानम आश्रिते, अपने ऊपर काबू पाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। ये हमारी भारतीय संस्कृति बताती है। तो संजय का मतलब क्या था? संजय का मतलब है, मतलब पत्रकार का मतलब क्या हुआ भारत की प्राचीन परंपरा में? जो अपने द्वेष, राग, अनुराग, भय, मोह, लाभ, इनसे अपने आप को ऊपर उठा ले, वो संजय। और उसको ये अधिकार है, उससे फिर ये अपेक्षा की जाती है कि वो बगैर किसी लाग लपेट के घटनाओं की रिपोर्टिंग करेगा। ये हमारी अगर हम कहें कि हमारी जो विरासत है पत्रकारिता की, वो हमें ये बताती। तो मैं आज जिनको सम्मानित किया है उनको एक बार फिर बहुत बधाई देता हूँ। और आज का जो विषय है मैं उसकी तरफ आता हूँ, राष्ट्रीय अस्मिता और हमारे सामने चुनौती। हमारी पहला सवाल तो ये कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को हम कैसे तय करें? क्या है हमारी राष्ट्रीय अस्मिता? दुनिया में भारत की पहचान, हम पतन के काल से गुजरे हैं, उससे बाहर निकले हैं, हम बहुत सी चीजें भूल गए। हमें अपने आप को याद कराने की जरूरत होती है। भारत की पहचान दुनिया में, भारतीय संस्कृति की पहचान दुनिया में ज्ञान की संस्कृति के तौर पे है। और ये अपने मुंह से अपनी तारीफ करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। मैं पहले भी कहीं सुना चुका हूं कि हमारी परंपरा ये बताती है
कि जिनका हमें, जो हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, अगर हम उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल करें तो ये उनकी हत्या कराने के बराबर है। और अगर हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करें तो ये आत्महत्या के बराबर है। इसलिए मैं प्रशंसा की करके अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता। दुनिया ने ये स्वीकार किया और इसमें गर्व की अनुभूति करने का हमें पूरा अधिकार है, लेकिन उससे ज्यादा अपने दायित्व की अनुभूति करने की जिम्मेदारी है। जब हम अपने इस इतिहास को जानते हैं, दुनिया ने माना 10वीं 11वीं सदी में यूरोप का पुनर्जागरण अभी प्रारंभ बस हुआ ही था, लेकिन दुनिया में बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र उस वक्त मध्य एशिया बन गया था और बगदाद उसका केंद्र था। और अरब ऑथर्स का कहना यह है कि जब उन्होंने 850 और 900 के बीच में वो तकरीबन आधी दुनिया पे अरब कब्जा कर चुके, अब जंगें बंद हो चुकी। और जो मैं उस काल की बात कर रहा हूं जो उनका बौद्धिक गतिविधियों का काल, जहां उनके बुद्धिजीवी लोगों ने 9-9, 10-10 वॉल्यूम में दुनिया का इतिहास लिखा। आप किसी को भी पढ़ लीजिए, तबरी को, इब्ने कसीर को, इब्ने असीर को, किसी को भी 8-9 लोग हैं, सब इस बात पर सहमत हैं। और पहले वॉल्यूम के पहले अध्याय में हर किसी ने लिखा है कि दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरान की सभ्यता अपने वैभव के लिए, चीन की सभ्यता अपने कौशल के लिए, रोम की सभ्यता अपनी सुंदरता के लिए, तुर्कों की सभ्यता अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है, और भारत की सभ्यता अकेली सभ्यता है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। और ये केवल उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तो बाद में लिखा है। प्रॉफिट साहब कभी हिंदुस्तान नहीं आए, लेकिन मदीने में बैठ के उन्होंने क्या कहा? अजीदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, भारत भूमि से मैं ज्ञान की शीतल हवा के झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। इसी को इकबाल ने अपनी नज्म में कहा, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। लेकिन ये ठंडी हवा सर्दियों में चलने वाली हवा नहीं थी, ये ज्ञान की ठंडी हवा थी। साफ साफ है उसमें, इकबाल के यहां नहीं है, लेकिन जिसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया है वो टेक्स्ट बिल्कुल साफ साफ कहता है, अजीदू रिहल इल्मी, इल्म ज्ञान, उसकी हवा मैं भारत भूमि से आती हुई महसूस करता हूं। बाद में ये सही है, हमारे ऊपर विदेशी शासक आए, सेंट्रल एशिया से आए, उनकी कोई ज्ञान की परंपरा नहीं थी। उन्होंने हमारी हर चीज को इसलिए कि ज्ञान की परंपरा नहीं थी, और दूसरा भी वजह कि जब भी कभी बाहर से कोई शासक आते थे तो वो पहला काम करते हैं, दुनिया भर में वो पहला काम करते हैं कि जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया है उनका मनोबल तोड़ते हैं, और उसके लिए हर तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनकी संस्कृति को, उनके ज्ञान को, उसको भी हीनता की दृष्टि से देखने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम दूसरे की दृष्टि से नहीं देखेंगे,
हम तो अपनी दृष्टि से देखेंगे। और मैं उदाहरण करना चाहूंगा ये समझने के लिए कि हमारी अस्मिता क्या है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, मैं भारत से अगाध प्रेम करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की मूर्ति बनाकर उसकी अर्चना करना चाहता हूं, इसलिए भी नहीं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत भूमि में पैदा हुआ। मैं भारत की से अगाध प्रेम करता हूं इसलिए कि ये वो भूमि है जिसने अपनी संतान की चेतना से उत्पन्न जीवंत शब्दों को कठिनतम परिस्थितियों में भी जीवित रखा, सुरक्षित रखा। I love India not because I cultivate the idolatry of geography, उन्हीं के शब्द हैं। Not because I had the good fortune to be born in India, but because India has saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children। हमारी अगर कोई स्वामी विवेकानंद के आप जो उनके बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, उनके वॉल्यूम तो 9 हैं, लेकिन उनकी एक छोटी किताब है कोलंबो से अल्मोड़ा तक, उसमें पढ़ लीजिए कि भारत का पुनरुद्धार, भारत का जो स्वर्णिम भविष्य है वो अपनी ज्ञान की परंपरा को पुनर्जीवित करके ही हो सकता है। मैं बहुत दफा सोचता था कि भारत अगर ज्ञान का केंद्र था जो था, भारत को पूरी दुनिया उस तरह देखती थी, तो आखिर इतिहास ने हमारे साथ इतनी क्रूरता क्यों करी? इसका जवाब आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा, आप बहुत पढ़ने वाले हों तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जवाब भी स्वामी विवेकानंद और स्वामी रंगनाथ नंद ने दिया है। खास तौर से स्वामी रंगनाथ नंद, उन्होंने कहा भारत में हमेशा मां सरस्वती की पूजा की गई। तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। और नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना केवल इतना नहीं है होता है कि मैंने मेहनत करके ज्ञान अर्जित कर लिया। ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा हिस्सा ये है कि जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको दूसरों के साथ साझा करिए। तब मां सरस्वती की हम ये कह सकते हैं कि हमें ये अधिकार बनता है तब कि हम मां सरस्वती की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। अगर हम दूसरे हिस्से को छोड़ दें तो स्वामी रंगनाथ नंद ने श्रीमद् भागवत से एक लाइन कोट की है और उन्होंने कहा है, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जो ज्ञानी महिला या पुरुष ज्ञान को अपने सीने में बंदी बनाकर रखते हैं और उसको दूसरों के साथ साझा नहीं करते, वो मां सरस्वती के उपासक नहीं बल्कि खलनायक। और स्वामी रंगनाथ नंद ने कहा कि हमें जो ये इतिहास हमारे साथ जो क्रूरता की वो केवल इसीलिए वो संभव हो सकी क्योंकि हमने अपने पतन के काल में ज्ञान के दरवाजों, हमने ज्ञान अर्जित करना बंद नहीं किया, लेकिन ज्ञान को साझा करना बंद कर दिया। आज मुझे कहने में बहुत ही खुशी है कि आज नहीं, ये लगभग जब से वो जिसे हम कहते हैं रिनेसांस ऑफ इंडिया जब से शुरू हुआ है, हमने अपनी इस गलती को महसूस किया है। गलती नहीं, भयंकर गलती। और मुझे कैसी खुशी होती है देख के कि
महाराष्ट्र से मैं जाति की बात नहीं करता हूं, इसलिए मैं नाम वाम नहीं लूंगा किसी जाति का, लेकिन महाराष्ट्र से रिक्रूट हुए अध्यापक वो जाके नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी और शेड्यूल कास्ट के बच्चों को एकल विद्यालय के नाम से शिक्षा दे रहे हैं। और केवल शिक्षा नहीं दे रहे, जिनको शिक्षा दे रहे हैं उनके लिए यह अनिवार्य है उन्हीं के साथ रहें, उन्हीं के घर खाना खाएं, उन्हीं साथ रहकर उनकी पढ़ाई का काम करें। ये समाज में बोध हो जाना, लेकिन अभी वो सीमित बोध, अभी वो जो अपने दायित्व को समझते हैं, ऐसे संगठनों ने अपनी जिम्मेदारी को पहचाना है और वो ये काम कर रहे हैं।